नमस्कार, आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में स्वागत है। आज मैं अपना वीडियो श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय के 20वें श्लोक से करना चाहता हूँ। न प्रहर्षेति प्रियम प्राप्य नुद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक कमाल की बात कही है उस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए जो ब्रह्म में, ईश्वर में स्थित है, जो अपनी तपस्या के कारण ब्रह्म के ज्ञान में स्थित है। वो व्यक्ति ना तो कुछ प्रिय मिलने पर, अच्छा मिलने पर हर्षित होता है, खुश होता है, और ना कुछ अप्रिय मिलने पर दुखी होता है, व्यथित होता है। अर्थात वो हर तरह की अचीवमेंट में जो भी उसे मिलता है जीवन में, उसमें वो स्थित प्रज्ञ रहता है, स्थिर बुद्धि का रहता है। और ये शब्द मुझे आज प्रशांत जैन पर, उनकी जीवन पर, उनकी करियर की जो यात्रा है, जर्नी है, उस पर बिल्कुल जो है ना सार्थक और बिल्कुल सूटेबल जो है वो नज़र आ रहे हैं। प्रशांत जैन, हाँ, आज की बिजनेस डेली में उनका नाम सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने HDFC बैंक का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो उनकी आर्म है, जो उनके म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स को देखती है, वो वहाँ पर चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की कैपेसिटी में वो वहाँ पिछले 28 वर्षों से कार्यरत हैं। आप देखिए कितनी जिम्मेवारी वाली पोस्ट उनको जो है वो इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो रिटायर हुए हैं। उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच, जो अलविदा जो उन्होंने का जो भाषण उन्होंने दिया है, और जो उन्होंने फेयरवेल लेटर जो है वो लिखा है कंपनी को और अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है, उन्होंने अपनी इस स्पीच और इस लेटर में स्टॉक मार्केट की, इन्वेस्टमेंट की, उनके इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की जो जर्नी रही है, उसमें वो कुछ ऐसी बातें कह गए हैं, कुछ ऐसे टिप्स दे गए हैं जो हमारी नई पीढ़ी के लिए, हम इन्वेस्टर्स लोगों के लिए बहुत कीमती रत्न की तरह हैं। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने भूमिका बनाते हुए कहा है कि जब 1994 में, पहले तो वो SBI में भी रहे इक्विटी रिसर्च टीम में, बाद में वो उन्होंने बड़ा जो समय है वो HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया। आप देखिए, वो कहते हैं कि मेरे देखते ही देखते टेक्नोलॉजी बदल गई, चिट्ठियों से ईमेल आ गई, ट्रेडिशनल मीडिया डाउन हो गया, सोशल मीडिया ऊपर आ गया, नई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई। आप देखिए, वो कहते हैं कि इतना कमोडिटीज़ जो हैं वो, उनका बिजनेस जो है वो फ्लरिश किया, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई। अब आप देखिए, वो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का उदय हो रहा है, डिजिटल करेंसी का उदय हो रहा है। चीज़ें इतनी चेंज हुई हैं उनके समय के अंदर। उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव जो है वो इंटरेस्ट वाला रिजीम जो है वो आया। इसके अलावा उन्होंने बात की जो है कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कंपनीज़ हुई हैं, सोशल कॉन्शियस लोग कंपनीज़ हुई हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात उन्होंने शुरू की है, गवर्नेंस की बात शुरू की है, जिसमें उन्होंने ESG का यूज़ किया कि ESG का थीम कंपनीज़ में आया है। अब आप देखिए कितने चेंज जो हैं वो उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी के कारण और कई कारणों से वो आए हैं, और उन्होंने ये सब समय उन्होंने देखा है। और इस समय की भूमिका में वो बताते हैं कि वो एक बात अपनी टीम को, जो उनकी टीम अब उसी कंपनी में काम करेगी, मैं कहना चाहूँगा अपने जीवन से, कि सबसे पहली बात उन्होंने कही, जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होता है कि जो कि भाई जो अवधारणा है कि जो बाज़ार है वो
एफिशिएंट रहेगा, वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, थोड़े समय में, या आप कहें कि कुछ 1 2 4 साल के समय में, या कुछ महीनों के समय में, जो बाजार है वो इनएफिशिएंट ही रहेगा। वो एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, यदि आप लॉन्ग टर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बाजार की जो निपुणता है, ये लंबे समय के बाद आपके सामने आती है। तो इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो ईक्यू है, इमोशनल कोशेंट, वो बड़ा है आपके आईक्यू से। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक भेड़ चाल है, हर्ड वाला जो बिहेवियर है कि वो भी ये कर रहा है, वो भी ये खरीद रहा है, मैं भी खरीद लूं, ये ट्रेंड्स कहते हैं ये रहेंगे ही इस दौरान। और उन्होंने बात की कि आप देखिए कि कहीं ना कहीं यदि आप इमोशनल इमोशनल कोशेंट आपका स्ट्रांग नहीं है, यदि आप इमोशनल इमोशनल होकर आप यदि कंज्यूमर के, मार्केट के बिहेवियर इमोशनल लेवल पर यदि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गेंस लेना एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही। उसके बाद उन्होंने बात कही कि यदि आपने बाजार से कमाना है और आप यदि एनालिसिस आपका स्ट्रांग है, तो डिफिकल्ट मार्केट्स वो उन्होंने कहा है जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक्सटर्नल जो डायनेमिक्स हैं वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। यानी कि जिन मार्केट्स में जो कंपनीज जो वो प्ले कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है बड़ा डायनेमिक है और वहाँ चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं है, वहाँ आप जो है ना पैसा कमा सकते हो अपने हुनर से, अपने एनालिसिस से। वहाँ आपका जो है ना एनालिसिस काम आएगा, वहाँ भेड़ चाल काम नहीं आएगी। और उसके बाद उन्होंने पोलराइज्ड मार्केट की बात कही है, यानी कि एक तरफा बाजार जब हो जाता है, यानी कि भेड़ चाल, लोग एक तरफ कुछ स्टॉक्स के पीछे ही भाग रहे हैं, तो ठीक भी है, अच्छे स्टॉक्स के पीछे पैसा भागता है बाजार में। तो वहाँ कहते हैं कि कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आप सेंस कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कहीं न कहीं आपको देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनके पीछे दुनिया भाग रही है और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको पीछे दुनिया नहीं है और उनमें कुछ है, उनमें कोई ट्रू वैल्यू नज़र आ रही है, उनमें आपको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो आप उनको जो है ना उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर बड़ी बात करते हैं वो दूसरे नंबर पे साइजिंग की, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो का साइज हो, उसमें वो बात करते हैं कि साइज की बात जब उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि कई तरह के वो पोर्टफोलियो साइज उन्होंने बनाए, अलग अलग कैप्स के और कई तरह के। एक चीज उन्होंने रेशो नोट की कि कहीं ना कहीं 4 में से 1 स्टॉक जो है ना वो कहीं ना कहीं लूजर है, मतलब 4 स्टॉक चुने तो एक लूजर निकला है। और 20 स्टॉक जब चुने उन्होंने, मतलब ऑन एन एवरेज, तो उसमें जो है एक स्टॉक तो बिग लूजर है, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान किया उसने। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि 100 में से 1 स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं शायद मैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो गलत कर गया हूँ। मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ कि 4 में से 1 जो स्टॉक है वो कहते हैं लूजर का है, और 100 में से 1 स्टॉक वो बिग लूजर का है। यानी कि 100 स्टॉक आपके पास हो तो एक बड़ा लूजर बन जाता है, और 20 में से 1 स्टॉक जो है वो बिग विनर है, यानी कि बहुत बड़े आपको गेन्स दिला देगा। और वो इस रेशो से ये कहना चाहते हैं प्रशांत जैन कि कहीं ना कहीं जो बिग विनर है वो आपकी सारी जो दर्द दुख हैं, आपके सारे लॉस कवर कर देता है। आप देखिए 100 में से 1 बिग लूजर आ रहा है, लेकिन 20 में से 1 जो है ना वो बिग विनर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिग विनर जो है वो आपके सारे दर्द, आपके सारे लॉस कवर कर देता है। इसलिए आप मार्केट में अपना फेथ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। उसके बाद वो वॉरेन बफेट की बात को दोहराते हैं। वॉरेन बफेट ने अपने समय में एक बात जो है वो कहते हैं कि मार्केट में जो है कमाने के या म्यूचुअल फंड में कहीं भी आपके 2 रूल्स हैं, और पहला रूल है कि आप मार्केट में अपना पैसा लूज मत करें,
और दूसरा रूल है कि आप इसी रूल को दोबारा पढ़ें। मतलब कहने का ये है कि मार्केट में अपना पैसा खराब करने का आपको ना कोई हक है और ना आपको करना चाहिए। सो आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चलिए, अच्छे एनालिसिस से चलिए, इन टिप्स को ध्यान रखते हुए चलिए, बाजार में आप कमा कर ही निकलेंगे। और चौथी बात वो करते हैं परेटो के प्रिंसिपल की, जो 80 और 20 का आप जानते हैं फेमस 80-20 की रेशो जो है, वो कहते हैं कि 20% एफर्ट्स जो हैं वो 80% गेन्स के जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि 20% जो आपकी क्वालिटी जो आपकी इनपुट है, वो कहीं न कहीं आपके जो 80% गेन का जो है ना कारण बनती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से 20% एफर्ट जो आपके 80% गेन की जो है मालिक बनेगी या कारण बनेगी। इसलिए आपको 100% मार्केट में अपना जो है वो दिमाग लगाना है, अपना एनालिसिस लगाना है, आपको ध्यान से इन्वेस्ट करना है। पता नहीं कौन से 20% जो है वो आपके 80% गेन्स का कारण बन जाएँगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कभी त्रुटियाँ तो नहीं की, गलतियाँ तो नहीं की। हाँ, मैंने चूक ज़रूर की है अपनी एक इस इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर। और वो उनको एक इस बात का खेद है कि वो एशियन पेंट्स, दिवी लैबोरेटरीज़, कोटक महिंद्रा, आयशर, इन स्टॉक्स को वो समय से नहीं खरीद पाए, क्योंकि ये एक बिग बुल की तरह सामने आए हैं। और उन्होंने एक बात जो 5वीं बात उन्होंने कही, और वो धैर्य की कही। और यही बात राकेश झुनझुनवाला भी, मेरे वीडियो एक बना हुआ है आर यू नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला, इस वीडियो में मैंने बताया था कि राकेश झुनझुनवाला कहते थे, वही बात प्रशांत जैन दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं सच तो वही होता है। और वो ये है कि यदि आपने अच्छा स्टॉक चुन लिया है, टेक्निकली फंडामेंटली आपने अच्छी तरह चीज़ों को एनालाइज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आप फिर लॉन्ग टर्म तक उसमें इन्वेस्टेड रहें, लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहें। और आप पेशेंस रखें, जिसके बारे में 1373 पेज पर गुरबानी के आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब कहते हैं, एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। यानी कि जब दुनिया जो है ना पता नहीं क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो करती है, किस किस भेड़ चाल में जाती है, वहाँ जो कबीर जो है ना वो अपनी राम की जो औखद काटी, जो मुश्किल वाला रास्ता उन्होंने चुना हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जैन कहते हैं कि जब बाजार कहीं चल रहा हो, आपको ये बड़ा ध्यान देना है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स में, अपनी इन्वेस्टमेंट में फेथ रखें। और दूसरी इंट्रिंसिक वैल्यू की वो बात करते हैं कि वो जरूर आप इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि जो आंतरिक मूल्य है आपके शेयरों का, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो इरोड नहीं होना चाहिए। क्यों? इंट्रिंसिक वैल्यू में अपने श्रोतागणों को बता दूं कि एक शेयर की वो सच्ची वैल्यू होती है जो उसकी अर्निंग्स पे डिपेंड करती है। मतलब समझ लीजिए कि यदि मैक्सिमम प्राइस जो आप किसी शेयर को खरीदते हो और आपको फ्यूचर में नुकसान भी ना हो, तो वो मैक्सिमम प्राइस जिसमें आपको भविष्य में कोई नुकसान ना हो, वो उसका जो है ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। यदि किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू बनी हुई है, उसकी फंडामेंटल्स यदि स्ट्रांग है, वो यदि ट्रू वैल्यू यदि आपकी बनी हुई है, तो आप उस शेयर पर फेथ कर सकते हैं, आप लंबे समय तक उस पर जो है खेल सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और साथ में मैं अपनी नई पीढ़ी को ये आग्रह करूंगा कि आप अच्छे एनालिसिस से, आप अच्छे जो है अपनी समझ से इस बाजार में, इक्विटी मार्केट में उतरें, और लॉन्ग टर्म जो है आप के लिए आप प्लेयर बने। और एक कोई आपको इस मार्केट में आप मार्केट में अवश्य कमाएंगे, इस बात की जो है ना मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।